सभी राष्ट्रवादियों को मेरा नमस्कार। आज मैं पेश कर रहा हूँ एक अलग टॉपिक, नालंदा, जो कि आजकल पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। उसका कारण ये है कि नालंदा जो हमारी एक पढ़ी लिखी सभ्यता का निशान, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसे आजकल हम लोग कहते हैं, लेकिन उस ज़माने में उसे कहा जाता था नालंदा विहार। तो जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वो आजकल बहुत सुर्खियों में है। उसका कारण यह है कि जिसको मुग़ल शासकों ने, जो आक्रमणकारी शासक थे खिलजी, उन्होंने उसको आग के हवाले कर दिया था, जला दिया था। और उसको जलाने का जो मेन कारण था वो ये था, सबसे पहले हम नालंदा के इतिहास की बात करते हैं कि नालंदा 500वीं सदी में बनना स्टार्ट हुआ, मतलब ये अस्तित्व में आया और 1300वीं ईस्वी तक इसको ये वजूद में रहा। इसको सबसे पहले स्थापित किया था जो कुमार गुप्त थे, प्रथम राजा वहाँ के, उन्होंने इसको जब स्थापित किया और उसके बाद जब उनका साम्राज्य ख़त्म भी हो गया, उसके बाद भी इस विश्वविद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी को, जितने भी आने वाले और अगली पीढ़ी के राजा थे या और दूसरे वंश के राजा थे जिन्होंने पाटलिपुत्र पर कब्जा भी कर लिया था, उन सब लोगों ने इसको प्रोत्साहन दिया और हमेशा ही इसकी कंटिन्यूटी चलती चली गई। इसलिए इसने विश्व विख्यात ख्याति प्राप्त कर ली। ये विश्व का इतना बड़ा इंस्टीट्यूट था पढ़ने का, ख़ासतौर से बौद्धिज़्म का, जहाँ पर करीब 20,000 लोग स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते थे और 2,000 के करीब शिक्षक थे उसमें। और भारत का ये पहला एक हॉस्टल वाला कॉलेज था जिसमें हॉस्टल रहने की सुविधा थी और वहाँ रहना, खाना, पीना और पढ़ाई सब कुछ स्टूडेंट्स के लिए फ्री था। शर्त थी, एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था जो बहुत मुश्किल होता था, और जो विद्वान लोग होते थे, पढ़ने के शौकीन भी हैं और विद्वान भी हैं, केवल उन्हीं लोगों को इसमें एडमिशन दिया जाता था। इसमें एडमिशन पाने के लिए चाइना से लेके कंबोडिया, थाईलैंड और थोड़ा सा जो वेस्ट एशिया वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ आकर पढ़ते थे। इसका जो शुरू करने का जो मेन मकसद था वो था बौद्धिज़्म की पढ़ाई करना, बुद्ध धर्म से रिलेटेड। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे और भी जो पाठ्यक्रम थे, सब्जेक्ट्स, उनको ऐड किया गया, जिनमें से जो डॉक्टरी या चिकित्सा वगैरह ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई। भूगोल शास्त्र इसमें इंक्लूड किया गया और हम उसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी को हिंदी में क्या कहते हैं, खैर जो भी, एस्ट्रोलॉजी को इसमें शामिल किया गया। और इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए दूर दूर से लोग आते थे और जो वहाँ के मेन शिक्षक होते थे, जो सबसे ज़्यादा जिनको नॉलेज होती थी, उनके नाम एक बोर्ड पर बाहर गेट के, मतलब कॉलेज के गेट के बाहर बोर्ड पे उनके नाम लिखे होते थे और जो अच्छे स्टूडेंट्स होते थे उनके नाम लिखे होते थे। इस यूनिवर्सिटी को न केवल भारतीय राजाओं ने सहायता प्रदान करते रहे, हमेशा मदद देते रहे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, बल्कि जो विदेशों के भी राजा हैं वहाँ से भी इस कॉलेज को एड आती थी, क्योंकि ये बहुत फेमस यूनिवर्सिटी थी। फिर इस यूनिवर्सिटी के बारे में पता चला खिलजी को, और खिलजी ने देखा कि यहाँ पे तो बुद्धिज़्म की पढ़ाई हो रही है। और क्योंकि जितने भी ये शासक हुआ करते थे पुराने ज़माने में, हालांकि अभी सेम टाइप की मेंटेलिटी पाकिस्तान में भी है और कुछ एक दो कंट्रीज़ में भी है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, जो चाहते हैं कि कुछ भी हो, मतलब कोई अगर बुद्धिज़्म की पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब इस्लाम को खतरा है। तो खिलजी ने सबसे पहले तो वहाँ के शासक से बात की, यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से बात की कि आप इसमें जो हमारा मुस्लिम धर्म है इसके बारे में भी पढ़ाइए, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा तो बुद्धिज़्म से रिलेटेड कॉलेज है और हम तो यही पढ़ाएंगे। 2-3 बार की वार्ताओं के बाद जब वो वार्ता फेल हो गई तो इसी खिसियानपंती में खिलजी ने उस
पे आक्रमण कर दिया और पूरी नालंदा यूनिवर्सिटी को आग के हवाले कर दिया। कहते हैं कि आग इतने दिनों तक जलती रही कि उसको दिन गिनते गिनते करीब 90 दिन हो गए। 90 दिन तक आग जली। साथ ही जो ये यूनिवर्सिटी थी, ये 3 मंजिला इमारत थी। बहुत सारे एकड़ में बहुत सारी मंजिलें बनी हुई थी। कहते हैं कि करीब 30 एकड़ की ज़मीन में केवल बिल्डिंग ही बिल्डिंग स्ट्रक्चर था, बाकी और खुली जगह और मेडिटेशन पॉइंट वगैरह ये सब चीज़ें थी। तो ये सारी चीज़ें तब खिलजी ने ख़त्म कर दी। फिर इसको दोबारा से खोजा गया अंग्रेज़ों के शासनकाल में। एक अंग्रेज़ ने वहाँ पर खोज की कि ये कोई पुरातत्व वाली जगह है। जब उसमें छानबीन की गई तो पता चला, रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो पता चला कि यही नालंदा यूनिवर्सिटी है। अब हमारे देश में 2014 के बाद से एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, जो हमारे भारत का इतिहास है, हमारा जो हेरिटेज है, उसको गौरवान्वित करने का, उसको दोबारा से उभारने का, निखारने का। तो उसी कड़ी में सबसे पहले बनाया गया वाराणसी काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, क्योंकि ये तो हमारी सभ्यताओं के प्रतीक चिन्ह है ना। तो सबसे पहले काशी कॉरिडोर बनाया गया। फिर उसके बाद और भी जगहों के नंबर आए, जैसे महाकाल कॉरिडोर, केदारनाथ कॉरिडोर और जगन्नाथपुरी कॉरिडोर। लेकिन मंदिरों के अलावा नालंदा एक ऐसी चीज़ थी जो पढ़ाई से संबंधित थी, ना कि किसी धर्म से। तो इसका नंबर तो आना ही था, इसका भी नंबर आया और इसको भी रेनोवेट किया गया, रिकारनेशन किया गया और दोबारा से एक 3000 एकड़ में यूनिवर्सिटी बनाई गई है, जिसका भी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उद्घाटन किया है। इस नई यूनिवर्सिटी का नाम भी सेम वही है और इसका ज़्यादातर आर्किटेक्चर, मतलब जो दिखाने के लिए बिल्डिंग का बाहर का स्वरूप है, वो सब नालंदा के टाइम से रेड कलर से मैच करता हुआ, रेड पत्थर से मैच करता हुआ ही बनाया गया है। इसमें स्विमिंग पूल भी है, जिम भी है, पढ़ने की जगह भी है, हॉस्टल भी है, प्लस खेल के मैदान भी हैं। सारी चीज़ें, सब कुछ प्रदान किया गया है, जो उस समय था वो भी और जो इस समय एट प्रेजेंट न्यू कंडीशंस में वो भी। तो इसका मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस यूनिवर्सिटी में अच्छे इंटेलिजेंट लोगों का एडमिशन कराया जाए और इसे नालंदा से, जो हमारे देश का पहले नाम था पढ़ने लिखने में, उस नाम को दोबारा से पूरे विश्व में फैलाया जाए। जब ये उद्घाटन हुआ तो इसमें कई देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए, हमारे भारत के अड़ोसी पड़ोसी देशों के और जो बुद्ध धर्म को मानते हैं उन देशों से। लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन में, पड़ोसी मुल्कों के रिप्रेजेंटेशन में, पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं था। और वैसे भी पाकिस्तान का नामो निशान होना भी क्यों था? पाकिस्तान को पढ़ने लिखने से क्या लेना देना है? उन्हें पढ़ने से मतलब नहीं है। उन्हें तो केवल कभी अफ़गानिस्तान में लड़ना है, कभी रशिया को अफ़गानिस्तान से भगाने के लिए अमेरिका के साथ लड़ना है, जब अमेरिका भाग गया तो अफ़गान तालिबान लोगों के साथ लड़ना है, कभी किसी के साथ। इंडिया के साथ तो खैर 75 साल से लड़ ही रहा है, तो उसको पढ़ने लिखने का कुछ इंटरेस्ट है नहीं, इसलिए कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इस सम्मेलन में आया नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे भारत के ये प्रतीक हैं, जो हमारी हेरिटेज हैं, उनको जो दोबारा से उभारा जा रहा है, निखारा जा रहा है, हमें इस बात के लिए खुश भी होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए और हमें ऐसा भी फील करना चाहिए कि कितनी अच्छी बात है ये कि ऐसी सरकार है जो हमारे पुराने हेरिटेज को दोबारा से निखारने में लगी हुई है। अभी कल योगा, इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाना है, वो भी भारत की देन है। तो कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो ये यूनिवर्सिटी थी, जब इतने 500वीं सदी में जब ये बनी थी, इतने पुराने टाइम में भी जब ये हॉस्पिटल, चिकित्सा वगैरह ये सब चीज़ें पढ़ाई जा रही थी, तो हमारे को बुक्स में हमेशा पढ़ाया गया है कि ये आविष्कार यूरोप के साइंटिस्ट ने किया, ये आविष्कार इसने किया, वो उसने किया। आज तक हमने कभी ये नहीं पढ़ा कि भारत के साइंटिस्ट ने क्या किया, जबकि आर्यभट्ट जैसे जो मैथमेटिशियन थे, जो नालंदा के हेड भी, प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, ये ना तो हमारे देश में पढ़ाया जाता है और ना ही हम विदेशों में इस चीज़ का प्रचार करते हैं कि उन्होंने क्या किया। तो मुझे ये और एक ख्वाहिश है मेरी कि भारत की जितनी भी देन है, जैसे कि
मान लीजिए एरोप्लेन के लिए कहते हैं कि ये इसने आविष्कार किया, टेलीफोन का इसने किया, रॉकेट का इसने किया, न्यूक्लियर बम का इसने किया, ये सब विदेशी लोगों ने ही आविष्कार किया ऐसा बताया जाता है। जबकि अगर हमारे पुराने वेद उठा के अगर देखो तो उनमें क्या नहीं है। मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, साउथ का कोई मंदिर है, वहाँ पर पूरा एक स्टैचू है और उस स्टैचू में, स्टैचू नहीं मतलब पत्थर का पूरा एक मोनूमेंट टाइप का, और उसमें पूरी मैप बनाया हुआ है एक रॉकेट का, और उसमें हर जगह रॉकेट के अलग अलग पुर्जों के सबके नाम लिखे हुए हैं। तो जब ये इतने पुराने ज़माने में बन सकता है, यानी कि ये खोज इंडिया में ही हुई होगी, लेकिन हमारा ना तो कोई मिनिस्टर, ना सोशल मीडिया, ना मेन स्ट्रीम मीडिया कोई इस बारे में बोलता नहीं है। जबकि हमने देखा है कि रामायण वगैरह में जो ये ब्रह्मास्त्र वगैरह ये सब चलाए जाते थे, जिनको हम तीर धनुष के उससे जानते हैं कि ये ब्रह्मास्त्र था, धनुष, लेकिन अगर हम आज की युग से उससे कंपेयर करें तो वो मिसाइल्स थी, जैसे कि कोई न्यूक्लियर मिसाइल थी, कोई नॉर्मल मिसाइल थी, प्लस ऐसे भी में वो थे जो एंटी मिसाइल थी, जैसे सामने वाले दुश्मन ने आक्रमण किया, जो जैसे कि फ़िलिस्तीन इजराइल की लड़ाई में होता है, जब हमास अटैक करता है, अपने रॉकेट्स दागता है इजराइल के ऊपर, तो जो उनका आयरन डोम है वो उनको रोक देता है, ऊपर ही ख़त्म कर देता है। ऐसे ही हथियार रामायण में भी हैं कि जब रावण की सेना ने फलाना हथियार चलाया, या वो कौन था, इंद्र नहीं, रावण का भाई था छोटा, उसने जब जो भी हथियार चलाए तो उनको रोकने के लिए जो एंटी हथियार चलाए जाते थे उस ऊपर ही ख़त्म करने के लिए। तो ये सब आज की टेक्नोलॉजी में जो हम देखते हैं वो उस समय की टेक्नोलॉजी में भी था, लेकिन इसका ना तो हम कहीं इंटरनेशनली कुछ प्रचार करते हैं ना प्रसार करते हैं। जैसे मोदी जी ने योगा को इंटरनेशनल योगा डे मनवाया यूएन के थ्रू, ऐसे ही इन सब चीज़ों का श्रेय भी, क्रेडिट इंडिया को मिलना चाहिए, इंडिया के ऋषि मुनियों को मिलना चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। और मैं तो चाहता हूँ कि, और मेरा ऐसा मानना है कि यूरोप वाले या अमेरिका वाले कुछ भी कहते रहें कि इसका आविष्कार हमने किया, इसका हमने किया, लेकिन मेरा मानना है कि 90% चीज़ों का आविष्कार हम पहले ही कर चुके थे। हमारे वेदों में सब कुछ लिखा हुआ है। उन वेदों को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, उनको बताने की ज़रूरत है। और वेद क्योंकि संस्कृत में होते हैं, और संस्कृत आज के ज़माने में 99% लोगों को आती नहीं है, तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी, इंग्लिश वगैरह इंडियन लैंग्वेजेस में और वर्ल्ड की बाकी लैंग्वेजेस में कन्वर्ट की जाए, ट्रांसलेट की जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब देशों में फैलाया जाए, जिससे लोगों को पता चले कि इंडिया उस समय महान था, सोने की चिड़िया, ना केवल पैसे के लिए था, नॉलेज के लिए भी था। अच्छा, नॉलेज से मुझे याद आया, अभी जब मोदी जी ने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया तो उन्होंने अपनी स्पीच में एक सेंटेंस बहुत अच्छा कहा कि किताबों को तो आग से जलाया जा सकता है, लेकिन नॉलेज को आग से नहीं जला सकते। यानी कि नॉलेज अमर है। अगर आपको किसी भी चीज़ की नॉलेज है, उसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता, कोई भी। तो इस वीडियो में मेरे को आज्ञा दीजिए, एक नए सब्जेक्ट, नए टॉपिक के साथ दोबारा पेश होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए।